देखिए, इसके पहले के लेक्चर में मैंने सारथी लिमिटेड कंपनी वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे आरंभ किया था, उसके केवल कैलकुलेशंस जो जर्नल एंट्रीज करने से पूर्व करना पड़ते हैं, जो आवश्यक कैलकुलेशन, वो केवल मेरे लेक्चर के इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको बताए थे। ठीक है, वो इस लेक्चर का पार्ट 1 था जिसमें केवल कैलकुलेशन बताए गए थे, और मैंने उस दिन कहा था कि इस क्वेश्चंस की जर्नल एंट्रीज मेरे लेक्चर के अगले पार्ट में, पार्ट 2 में बताई जाएंगी। तो आज मैं अब उसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में इस मेरे लेक्चर के पार्ट 2 में उसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, हम जर्नल एंट्रीज को आरंभ करेंगे। अब जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले एंट्री क्या होती है? जब कंपनी के बैंक अकाउंट में शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आता है, उस समय किस तरह की एंट्री होती है? देखिए, उस समय एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और उस एंट्री का अमाउंट कितना होता है? जितना एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है, वो उस एंट्री का अमाउंट होता है। अब यहां इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कंपनी भले 50,000 शेयर्स इश्यू करना चाहती थी, लेकिन कंपनी के पास 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे, इश्यू और सब्सक्राइब हो गया था। यदि 75,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए थे तो कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी भी 75,000 शेयर्स का आया था, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹4। तो 75,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी का टोटल अमाउंट हो रहा है 75,000 इंटू 4, 3 लाख। तो हम बैंक अकाउंट को 3 लाख से डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 3 लाख से क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख। देख लीजिए इस एंट्री को, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख। ये आज के इस क्वेश्चन की पहले एंट्री हुई, एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री। ठीक है, अब इस एंट्री के पश्चात सेकंड एंट्री क्या होती है? ये जो एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है, जिसको हमने फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट में डेबिट कर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है, इसे यहां से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर किया जाता है, उसकी एंट्री होती है सेकंड एंट्री। अब यहाँ पे ये जो 3 लाख रुपीस का एप्लीकेशन मनी जिसे हमने फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है, ये एप्लीकेशन मनी 50,000 शेयर्स का नहीं है। जितने शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाहती थी उतने शेयर्स का नहीं है, इश्यू और सब्सक्राइब हो गया था। कंपनी के पास 75,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए थे, और आप जानते हो कि एप्लीकेशन मनी 75,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है। तो ये 75,000 शेयर्स का एंटायर एप्लीकेशन मनी जो 3 लाख है, ये पूरा 3 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके कई कारण हैं। एक तो इसमें कुछ प्रोराटा कैटेगरी, प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण सारे शेयर होल्डर का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा है, जिसे हमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है, वो भी इंक्लूड है। वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं होगा, उसे तो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो केवल जितने शेयर्स कंपनी इश्यू कर रही है 50,000 शेयर्स, उनका ही एप्लीकेशन मनी क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन अब समस्या यहाँ है कि यहाँ एप्लीकेशन मनी में
₹1 पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड है। ₹4 पर शेयर जो एप्लीकेशन मनी है इसमें भी ₹1 पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड है। और आप जानते हो कि प्रीमियम का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। तो फिर ₹4 पर शेयर में से भी ₹1 पर शेयर तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होने वाला है। तो बचा हुआ ₹3 पर शेयर जब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा तो फिर कंपनी ने जितने शेयर अलॉट किए 50,000 शेयर का 50,000 शेयर इंटू ₹3 पर शेयर के अनुसार 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा। और जो प्रीमियम का अमाउंट है 50,000 अलॉटेड शेयर्स का ₹1 पर शेयर के अनुसार वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ है प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। और जिन लोगों को कंपनी ने एक भी शेयर इश्यू नहीं किया, ऐसे 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट थे जिनको कंपनी ने कैटेगरी 3 में रखा था, जिनके एप्लीकेशन आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया, उनको एक भी शेयर नहीं दिया गया। तो उनका 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 10,000 इंटू ₹4 40,000 वो आप जानते हो कि वो तो कंपनी वापस करेगी। तो वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा नहीं, वो तो कंपनी के बैंक अकाउंट से जिसका है उसको लौटाया जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये जो 3 लाख है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो हमने क्रेडिट किया है, ये अभी आपने देखा, मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया, ये पूरा 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें से कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, कुछ बैंक से वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा। तो ये एंटायर 3 लाख को तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है। इसका डिस्पोजल अलग अलग तरह से हो रहा है, कई अलग अलग अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, तो हम पहले काम करेंगे इस 3 लाख को, जिसको हमें फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है, उसको सेकंड एंट्री में वहां से रिवर्स करने के लिए पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट उतने अमाउंट से जितना पहले एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया गया था, 3 लाख। अब यह इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में तो हमने वो एंटायर 3 लाख जो फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया था उसको अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब इसमें से मैंने बताया कि ये केवल कंपनी जितने शेयर इश्यू कर रही है उसका ₹3 पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि ₹4 शेयर जो एप्लीकेशन मनी ड्यू है उसमें भी ₹1 प्रीमियम है, तो कैपिटल अकाउंट में तो केवल ₹3 पर शेयर ही जाएगा। तो कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए उसका ₹3 पर शेयर के हिसाब से 1,50,000 कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किए केवल, तो 50,000 शेयर का ₹3 के अनुसार 50,000 इंटू 3 ₹1,50,000 केवल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो हम उसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। और क्योंकि ये जो एप्लीकेशन मनी था ₹4 पर शेयर, इसमें भी ₹1 पर शेयर प्रीमियम है, तो कंपनी ने जो 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं इसका ₹1 पर शेयर के हिसाब से 50,000 प्रीमियम का अमाउंट हो रहा है, जिसे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। वो 50,000 हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और हमने जब इसके पूर्व के लेक्चर में कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन से संबंधित कैलकुलेशन किए थे, तब एक टेबल बनाया था जो टेबल दर्शा रहा था कि प्रोराटा अलॉटमेंट के कारण अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के एप्लीकेट्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा है 60,000, वो हमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है, मतलब उसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे अलॉटमेंट मनी वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसको हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। $60,000
जिन शेयर एप्लीकेंट को कंपनी ने एक भी शेयर इश्यू नहीं किया, ऐसे 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट है जिनको कंपनी ने आउटराइटली रिजेक्ट किया, तो उनका 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 10,000 इंटू 40,000 ये कंपनी लौटा देगी जिनका है उनको। तो जब वो आया था तब कंपनी के बैंक अकाउंट में डेबिट किया गया था। देखिए 3 लाख जो आया था इसमें वो 40,000 कैटेगरी 3 के एप्लीकेंट्स का भी एप्लीकेशन मनी शामिल है। जब वो आया था तो वो बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ था इस 3 लाख के साथ में, इस 3 लाख में इंक्लूड है। लेकिन अब वो लौटाना है जिनका है उनको, तो अब जब जाएगा वापस बैंक अकाउंट से तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जब आया था इस 3 लाख में इंक्लूड था, जब आया था तब बैंक अकाउंट में डेबिटेड था। अब जब वापस जाएगा जिसका है उसको वापस किया जाएगा तो फिर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट 40,000। तो देखिए एंट्री कैसी हो गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 टू बैंक अकाउंट 40,000। ये हो गए आपके एप्लीकेशन मनी के डिस्पोजल की एंट्री, मतलब जो भी एप्लीकेशन मनी आया था 3 लाख उसमें से कितना इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, कितना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में मतलब अलॉटमेंट मनी वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होगा, कितना बैंक अकाउंट से लौटाना पड़ेगा और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। यस, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी की डिस्पोजल की एंट्री हो गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी ड्यू की। अब आपको पता है कि जब अलॉटमेंट मनी में भी प्रीमियम इंक्लूड हो तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री किस तरह से होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इस एंट्री का अमाउंट क्या होता है, जितना अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू है वो इस एंट्री का अमाउंट होता है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू है सारे शेयर होल्डर पे, क्योंकि जितना अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू होगा वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमें डेबिट करना पड़ेगा। अब अलॉटमेंट मनी पर शेयर ₹4 और कंपनी ने केवल 50,000 शेयर इशू किए, तो 50,000 शेयर इंटू ₹4 2 लाख रुपीस सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी का ड्यू है। तो फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 2 लाख से डेबिट कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, किंतु ये पूरा इंटायर 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी अलॉटमेंट मनी जो है ₹4 पर शेयर उसमें भी ₹1 प्रीमियम इंक्लूड है, और इसलिए ये पूरा 2 लाख जो है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इसमें से ₹3 पर शेयर के हिसाब से 50,000 शेयर का, क्योंकि अलॉटमेंट मनी जो टोटल पर शेयर ₹4 ड्यू है उसमें ₹1 प्रीमियम का है, तो बचा हुआ ₹3 जो है उस ₹3 पर शेयर के हिसाब से 50,000 अलॉटेड शेयर का 50,000 इंटू 3 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। और प्रीमियम का जो ₹1 है ₹1 पर शेयर के हिसाब से 50,000 शेयर का 50,000 रुपीज जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो फिर एंट्री कैसे हो गई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50,000। चलिए ये अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री हो गई। अब इसके पश्चात अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आता है तब कैसे एंट्री होती है। अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरह की एंट्री होगी। और उसका अमाउंट कितना होगा, जितना अलॉटमेंट मनी बाद में जब कंपनी अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट मंगवा रही है उस समय जितना अलॉटमेंट मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में वास्तव में आने वाला है वो उस एंट्री में बैंक अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और उसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
बशर्ते कि कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन ना कर रही। और यदि कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन कर रही है तो फिर उसकी भी एक अल्टरनेटिव एंट्री होगी। यदि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं करती है कंपनी तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इस तरह की एंट्री होगी। लेकिन यदि कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन कर रही है तो फिर एक अल्टरनेटिव एंट्री होगी जिसे हम बाद में देखेंगे। पहले अभी हम ऐसा मान के एंट्री कर रहे हैं कि कंपनी डज नॉट मेंटेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। उस केस में एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और उसका अमाउंट, जितना अमाउंट अलॉटमेंट मनी का बैंक अकाउंट में आया है जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगाया, वो इस एंट्री का अमाउंट होगा जो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और वो इसके पूर्व के लेक्चर में जब सारे कैलकुलेशन आपको बताए गए थे तब हमने देखा है कैलकुलेट करके कि वो केवल 1,34,000 है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू आप देख चुके हैं 2 लाख रुपीज हो रहा था। पर हमने ये भी देखा कि प्रोडक्ट अलॉटमेंट के कारण कैटेगरी 1 के शेयर एप्लीकेंट्स का, कैटेगरी 2 के शेयर एप्लीकेंट का कुल मिला के 60,000 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो अलॉटमेंट मनी में ऑलरेडी एडजस्टेड था। तो जो सारे शेयर होल्डर पे वैसे तो 2 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू था, लेकिन उसमें से 60,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी एडजस्टेड होने के कारण अब सभी शेयर होल्डर से केवल 1,40,000 अलॉटमेंट मनी आना शेष था। और उसमें से हमने देखा था कि एक शेयर होल्डर जो है सचिन, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने रेस्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, मतलब उनके ऊपर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था उसमें से उनका भी जो कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो एडजस्ट करने के बाद बचा हुआ अलॉटमेंट मनी उन्होंने भेजा दिया और वो था 6,000। तो सारे शेयर होल्डर पे वैसे 2 लाख ड्यू हो रहा था, उसमें सभी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी, सभी का मतलब देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ये दोनों कैटेगरी के शेयर एप्लीकेंट्स को कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट ही किया था और बाकी लोगों को तो एक भी शेयर इशू नहीं किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे शेयर होल्डर, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर है वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं, उनको तो प्रोराटा अलॉटमेंट ही हुआ है। तो सारे शेयर होल्डर का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 60,000 वो उन पर ड्यू हो रहे, टोटल अलॉटमेंट मनी 2 लाख में पहले से एडजस्टेड था, इसलिए केवल 1,40,000 आना बाकी था। और उसमें से सचिन का 6,000 अलॉटमेंट मनी अनपेड था। तो 1,40,000 में से 6,000 बैंक अकाउंट में नहीं आया, तो केवल 1,34,000 बैंक अकाउंट में आया है। ये हम उस दिन कैलकुलेशन इसके पूर्व के लेक्चर में कैलकुलेशन करते समय देख चुके हैं, ठीक है। तो वो 1,34,000 यहां हम बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे। 1,34,000 1,34,000 को हम यहाँ बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे और इससे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट भी कर देंगे। तो एंट्री कैसी हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट 1,34,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,34,000। पर ये एंट्री मैंने पहले ही बताया, हम ऐसा सोच के कर रहे हैं कि कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बट इफ कंपनी मेंटेन्स अ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट and it has a practice to transfer the unpaid amounts of installments to calls in arrears account, then what will be the alternative entry? इसकी alternative entry क्या होगी? चलिए वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर उस केस में इसकी alternative entry कैसी होगी? alternative entry में भी बैंक अकाउंट तो उतने अमाउंट से डेबिट होगा जैसा इस ऊपर वाली एंट्री में हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,34,000 नॉट 24,000, 1,34,000। लेकिन उसमें ये जो अनपेड अलॉटमेंट मनी है मिस्टर सचिन का 6,000, वो इस ऑल्टरनेटिव एंट्री में हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट करना होगा, क्योंकि कंपनी यदि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन करती है तो इस तरह का जो भी अनपेड मनी है वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 6,000, वन पेड अलॉटमेंट मनी है सचिन का 6,000 तो उससे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट करती है, ठीक है।
और अब बैंक कॉन्ट्रीब्यूट 1,34,000, कल से निरेशा कॉन्ट्रीब्यूट 6,000, इन दोनों के अगेंस्ट में हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 1,40,000 से क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,40,000। मतलब ये जो दो अकाउंट डेबिट हुए इनकी टोटल 1,40,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री कैसी होगी? बैंक कॉन्ट्रीब्यूट 1,34,000, कॉल से निरेशा कॉन्ट्रीब्यूट 6,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,40,000। देखिए ये अलॉटमेंट मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री दोनों दृष्टि से हो गई। If company maintains call से निरेशा अकाउंट, then this will be the entry. And if company does not maintain call से निरेशा अकाउंट, फिर उस केस में ये एंट्री होगी। चलिए अब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री हो गई। अब इसके बाद केवल एक कॉल है। यहाँ कंपनी ने इंटायर शेयर का जो भी इंटायर अमाउंट, जितना भी अमाउंट है शेयर का, ठीक है, वो पूरा 3 इंस्टॉलमेंट में मंगाया है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो अब लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री किस तरह होगी? अब उसमें कोई प्रीमियम भी इंक्लूड नहीं है, तो वो एंट्री इस तरह होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब आपने देखा क्वेश्चन में बताया गया है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 4 रुपीज पर शेयर ड्यू है। कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर्स, तो 50,000 शेयर्स का हो रहा है 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो सारे शेयर होल्डर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 लाख रुपीज ड्यू है, तो हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 2 लाख से डेबिट कर देंगे और उतना ही अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। मतलब एंट्री कैसी हो गई? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। चलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की भी एंट्री हो गई। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा उस समय कैसी एंट्री होगी? अब सारी एंट्रीज एक बार देख लीजिए ध्यान से। ये एंट्रीज आपको इस लेक्चर के वीडियो में भी स्क्रीन पे बताई गई है, स्क्रीन पे डिस्प्ले की गई है। चलिए अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट में जब रिसीव होगा तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? तो जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बाद में वास्तव में आया है कंपनी के बैंक अकाउंट में, वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। जो वास्तव में आया है, जो ड्यू था वो नहीं। वास्तव में जितना मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का शेयर होल्डर पे ड्यू था उतना आया नहीं है। आपको पता है मिस्टर सचिन के 2,000 शेयर्स, मिस्टर सचिन को केवल 2,000 शेयर्स इशू किए गए थे। उन्होंने अप्लाई 2,500 शेयर्स के लिए किया था। क्वेश्चन में जो दिया है वो उनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है, लेकिन हम इस लेक्चर के पार्ट 1 में देख चुके हैं कैलकुलेशन में कि उनको कंपनी ने केवल 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे और उनका 2,000 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं आया। इसलिए जितना मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का सारे शेयर होल्डर पे ड्यू था उतना नहीं आया। मिस्टर सचिन के 2,000 शेयर्स का कम आया है। अब सारे शेयर होल्डर पे फर्स्ट एंड फाइनल का मनी अभी आप देख चुके 2 लाख था। इसमें से मिस्टर सचिन के 2,000 शेयर्स का नहीं आया। अब कितना होगा? पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का मनी ₹4 है, तो मिस्टर सचिन के 2,000 शेयर्स का हो गया 2,000 इंटू 4, 8,000। तो 8,000 रुपीज मिस्टर सचिन का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अनपेड है। अब सारे शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा था 2 लाख, उसमें से 8,000 सचिन का नहीं आया, तो फिर बैंक अकाउंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 2 लाख माइनस 8,000, ओनली 1,92,000 आ रहा है। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1,92,000 से, और इतना ही अमाउंट हम इक्विटी
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखिए कैसे एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट 1,92,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,92,000। पर ये एंट्री करते समय हमने ऐसा सोचा है, हमने ऐसा एज्यूम किया कि कंपनी कोई कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही। पर यदि कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन कर रही है और ये जो अनपेड फर्स्ट कॉल मनी है इसको कंपनी ने कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो फिर इसकी भी एक अल्टरनेटिव एंट्री होगी। वो किस तरह होगी? उसमें भी बैंक अकाउंट तो इतनी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा जैसा पहले किया 1,92,000, लेकिन वो जो अनपेड फर्स्ट कॉल मनी है मिस्टर सचिन का 8,000 रुपीज, उससे कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिट करना होगा। कॉल से निवेश अकाउंट डेबिट 8,000, और अब इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में, मतलब ये जो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है वो कॉल से निवेश अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो इन दोनों के अगेंस्ट में हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और कितने से? टोटल 2 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, 2 लाख। देखिए कैसे हो गया एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 1,92,000, कॉल से निवेश अकाउंट डेबिट 8,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। ठीक है, अब ये हो गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री। दोनों दृष्टि से यदि कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन करती है तो ये एंट्री होगी, और यदि नहीं मेंटेन करती है तो ये जो ऊपर वाली एंट्री है ये एंट्री। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी से लेके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी तक के सारी एंट्रीज हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री के पश्चात जब अब सारी एंट्रीज हो चुकी है, तब अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई फाइनल कॉल के बाद मिस्टर सचिन के शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए क्योंकि उन्होंने रेस्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया। तो अब यहाँ पे उनके शेयर के फॉरफिचर की एंट्री करना होगी। ठीक है, अब शेयर के फॉरफिचर की एंट्री कैसे होती है? किसी भी शेयर होल्डर के शेयर जब हम फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिचर की एंट्री में सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते थे, और कितने अमाउंट से? जिस स्टेज पे शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं उस स्टेज तक जितना भी अमाउंट कंपनी ने हर शेयर पे मंगवा लिया है, कॉल अप कर दिया है, जिसे कहा जाता है कॉल्ड अप मनी पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर। उसमें यदि कुछ प्रीमियम इंक्लूड है तो सब्सट्रैक्ट करके जो बचा हुआ अमाउंट है जिसको हम कहेंगे कॉल्ड अप मनी पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उस कॉल्ड अप मनी अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम से नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड को मल्टीपल किया जाता है, और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड को उस कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर एक्सक्लूडिंग कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम से मल्टीप्लाई करने पे जो अमाउंट आता है वो अमाउंट हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, उससे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। और वो इसलिए डेबिट किया जाता है, उसका रीजन मैं बता चुका हूं कि ये जो फॉरफिट किए जा रहे शेयर है इन पे लगभग उतना अमाउंट जितना हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में फॉरफिचर की एंट्री में डेबिट करने जा रहे हैं, उतना अमाउंट फॉरफिचर से पहले
उन शेयर्स पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कंपनी क्रेडिट कर चुकी थी, पर अब वो शेयर्स क्योंकि फॉर्फिट हो रहे हैं, अब पहले किसी को इश्यू किए कहते हैं उनसे वापस ले लिए गए, तो अब उनका स्टेटस जो है वो इश्यूड से अनइश्यूड हो रहा है, और अनइश्यूड शेयर्स का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं रखा जा सकता, इसलिए जितना अमाउंट ऐसे शेयर पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में फॉर्फिटर से पहले क्रेडिट हुआ है उसे वहां से रिवर्स करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। तो चलिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना मैंने पहले बताया, नंबर ऑफ शेयर फॉर्फिटेड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉर्फिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब फॉर्फिचर किस स्टेज पे हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद। तो फाइनल कॉल तक कंपनी हर शेयर पे कितना मंगवा चुकी थी, कितना कॉल्ड अप मनी था पर शेयर, तो वो तो 12 रुपीज था, एप्लीकेशन का 4, अलॉटमेंट का 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4, कुल मिला के 12 रुपीज था। मतलब हर शेयर पे कंपनी वैसे तो 12 रुपीज कॉल अप कर चुकी थी फाइनल कॉल तक, लेकिन उसमें से प्रीमियम एक्सक्लूड करना है, और उसमें प्रीमियम था 2 रुपीज, एप्लीकेशन मनी में भी 1 रुपीज पर शेयर प्रीमियम था, अलॉटमेंट मनी में भी 1 रुपीज पर शेयर प्रीमियम था, कुल मिला के 2 रुपीज पर शेयर इस 12 रुपीज के कॉल अप अमाउंट में प्रीमियम का है। 12 रुपीज पर शेयर जो कॉल अप किया है कंपनी ने, उसमें तो 2 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है, तो उसको एक्सक्लूड कर दो, तो फिर बचा हुआ 10 रुपीज पर शेयर जो है, इसको हम कहेंगे कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉर्फिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। और 10 रुपीज से नंबर ऑफ शेयर फॉर्फिटेड को मल्टीपल करके जो अमाउंट आता है वो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। अब सचिन के 2000 शेयर्स फॉर्फिट कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉर्फिटेड 2000 मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉर्फिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ₹10, 2000 into 10, 20,000 से हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब ये फॉर्फिचर की जो एंट्री है उसकी फर्स्ट स्टेप हो गई, फर्स्ट स्टेप में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होता है, वो हम कर चुके हैं। सेकंड स्टेप ऐसी होती है कि ऐसे फॉर्फिटेड शेयर पे यदि कुछ प्रीमियम का अमाउंट अनपेड है तो अनपेड प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है। अभी हम मिस्टर सचिन के जो शेयर फॉर्फिट किए जा रहे हैं उनका कितना प्रीमियम अनपेड है, देखिए पर शेयर प्रीमियम था 2 रुपीज, लेकिन उसमें से 1 रुपीज प्रीमियम एप्लीकेशन मनी में इंक्लूड था, और क्योंकि मिस्टर सचिन एप्लीकेशन मनी पे कर चुके हैं अपने शेयर का, तो ऐसा मान लीजिए कि उसमें जो 1 रुपीज पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड था वो तो उनके शेयर का पेड है, तो फिर उनके 2000 शेयर्स का 1 रुपीज पर शेयर प्रीमियम पेड है, 2000 into ₹1, 2000 into 1 मतलब 2000 रुपीज का प्रीमियम तो पेड है। फिर जो अलॉटमेंट मनी में ₹1 पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड था वो उनके शेयर का अनपेड रह गया क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, ठीक है। और उनका कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट जरूर हुआ, लेकिन वो इतना कम था कि उससे अलॉटमेंट मनी में का जितना पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने वाला था वही पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। देखिए उन पे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था 2000 शेयर्स into ₹4, 8000, पर 4 रुपीज के अलॉटमेंट मनी में 1 रुपीज प्रीमियम था, 3 रुपीज शेयर कैपिटल में जाने वाला था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनके 2000 शेयर्स का 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 6000 जो अलॉटमेंट मनी उन पे 8000 ड्यू हो रहा था उसमें से 6000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाने वाला था, और ओनली 2000 प्रीमियम में जाने वाला था। 8000 जो उन पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था उसमें से 6000 इक्विटी शेयर कैपिटल में जाने वाला था, 2000 प्रीमियम में। अब उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था इट वाज ओनली 2000, तो वो 2000 जब अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया गया तो अलॉटमेंट मनी में का जो पार्ट मतलब ₹6000 इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होने वाला था वही पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का तो एक भी रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि अलॉटमेंट मनी में जो प्रीमियम इंक्लूड था ₹1 पर शेयर उसके हिसाब से इनके सचिन के 2000 शेयर्स का प्रीमियम का अमाउंट ₹2000 into ₹1, ₹2000 पूरा ही अनपेड है, ठीक है, ये पूरा ही अनपेड है। उनके पास 2000 शेयर्स है, वैसे प्रीमियम पर शेयर ₹2 है, तो 2000 into 2 प्रीमियम का वैसे इंटायर अमाउंट 4000 हो रहा था, लेकिन आप जानते हो कि प्रीमियम का आधा अमाउंट एप्लीकेशन मनी में इंक्लूड था, तो ऐसा समझ लो कि इन पर जो प्रीमियम ड्यू हो रहा था 4000 उसका आधा 2000 तो इनका पेड था क्योंकि एप्लीकेशन मनी पे कर चुके हैं।
जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इन पर जो ड्यू हो रहा था प्रीमियम ₹2000, सॉरी ₹4000, नॉट 2000, 2000 शेयर्स का ₹2 पर शेयर के हिसाब से 4000 जो प्रीमियम का अमाउंट था, इसमें से आधा 2000 तो इनका इसलिए रिकवर हो गया था कि ₹1 पर शेयर प्रीमियम का एप्लीकेशन मनी में इंक्लूड था, और ये एप्लीकेशन मनी पे कर चुके थे, तो एप्लीकेशन मनी में जो ₹1 पर शेयर प्रीमियम था उसके अनुसार इनके 2000 शेयर्स का 2000 इंटू ₹1 ₹2000 प्रीमियम पेड था, और जो अलॉटमेंट मनी में ₹1 पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड है वो अनपेड रह गया, और अलॉटमेंट मनी में जो ₹1 पर शेयर प्रीमियम था उसके अनुसार इनके 2000 शेयर्स का 2000 शेयर इंटू ₹1 ₹2000 का प्रीमियम अनपेड है। यदि ₹2000 प्रीमियम का अनपेड है तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000। अब देखिए फॉर्फिचर की नेक्स्ट एंट्री क्या होती है। फॉर्फिचर की नेक्स्ट एंट्री, फॉर्फिचर की एंट्री की नेक्स्ट स्टेप क्या होती है। 2 स्टेप देख चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है, वो हमने डेबिट कर दिया। सेकंड स्टेप में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना होता है, वो हमने डेबिट कर दिया। अब थर्ड स्टेप है, ऐसे फॉर्फिटेड शेयर्स का जितना अमाउंट कंपनी को मिल गया है, जितना अमाउंट पे हो चुका है, जिसको कहते हैं पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, उसमें यदि कुछ प्रीमियम का भी पेड अमाउंट इंक्लूड है तो उसको सब्सट्रैक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिमेनिंग पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड इफ एनी, वो जो रिमेनिंग अमाउंट है पेड अप अमाउंट उसको फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर सचिन के जो 2000 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, इन पे कितना अमाउंट कंपनी को मिल चुका था। देखिए मिस्टर सचिन ने केवल एप्लीकेशन मनी भेजा था, उसके बाद उन्होंने अलॉटमेंट मनी भेजा नहीं, पर उनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया था, और उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से कुछ अलॉटमेंट मनी का भी पार्ट रिकवर हो गया था। तो अब उनका टोटल अमाउंट कितना पेड था उनके शेयर का, तो हमको वो इस तरह कैलकुलेट करना होगा कि भले उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं भेजा, पर उन्होंने केवल एप्लीकेशन मनी भेजा है, पर उन्होंने एप्लीकेशन मनी केवल 2000 शेयर्स का नहीं भेजा। आप देख चुके, उन्होंने अप्लाई किया था 2500 शेयर्स के लिए। कंपनी ने भले उन्हें 2000 शेयर्स अलॉट किए, वो प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, लेकिन उनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाई 2500 था, तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी में 2500 शेयर्स का भेजा था। और आप इसके पूर्व के लेक्चर में हमने जब सारे कैलकुलेशन किए तब आप देख चुके कि उनका एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस हो रहा था वो कंपनी ने वापस नहीं किया था, उससे अलॉटमेंट उन पे ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर दिया था। तो इसका मतलब जितना भी एप्लीकेशन मनी उनका मिला था कंपनी को 2500 शेयर्स का, उन्होंने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी में 2500 शेयर्स का भेजा था, और एंटायर एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रख लिया था, वापस नहीं किया था। तो ये समझ लो कि उनका पेड अप अमाउंट जो है वो 2500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है, 2000 शेयर्स का नहीं है। अब 2500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना हो रहा है, एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹4, तो 2500 इंटू ₹4, 10,000 उनका टोटल पेड अप अमाउंट है। ठीक है, उनके 2500 शेयर्स का एप्लीकेशन में जो कंपनी को मिला था वही उनका पेड अप अमाउंट है, वो है 10,000। अब 10,000 उनके शेयर्स पे हुआ था कंपनी को, ये पेड अप अमाउंट है, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट प्रीमियम में जा चुका है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी में भी ₹1 पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड था, और ₹1 पर शेयर के अनुसार इनके 2000 शेयर्स का 2000 शेयर्स इंटू ₹1, ₹2000, ये इस 10,000 के उनके टोटल पेड अप अमाउंट में से ₹2000 प्रीमियम में चला था, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जा चुका था। और मैंने पहले बताया कि ऐसे शेयर्स का जो पेड अप अमाउंट रहता है उसमें अगर कुछ प्रीमियम इंक्लूड है, प्रीमियम पे, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद शेयर्स अमाउंट ही हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अब इनका 10,000 पेड अप अमाउंट था, लेकिन उसमें से 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया था, तो बचा हुआ 8,000 जो है वो हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो forfeited shares account 8,000,
और इसके बाद के स्टेप क्या है फॉर्फिचर की? ऐसे फॉर्फिटेड शेयर्स पे जिस किसी इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट अनपेड है उतना अनपेड अमाउंट उसी इंस्टॉलमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे अलॉटमेंट का मिस्टर सचिन का 6,000 रुपीज अनपेड है, तो ये अनपेड अलॉटमेंट मनी इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000, और इनका जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी अनपेड है उसको इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और वो है 8,000। अभी हम देख चुके इसके पहले। तो फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 8,000। देखिए एंट्री कैसी हो गई फॉर्फिचर की? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 2,000, टू फॉर्फिटेड शेयर्स अकाउंट 8,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 8,000। ठीक है। अब लेकिन ये जो फॉर्फिचर की एंट्री हमने यहाँ की, ये इस दृष्टि से कि कंपनी कोई कॉल सीनियरियस अकाउंट मेंटेन नहीं करती, पर यदि कंपनी कॉल सीनियरियस अकाउंट मेंटेन करती है तो इस फॉर्फिचर की भी एक अल्टरनेटिव एंट्री होगी। वो किस तरह होगी? देखिए सारे एंट्रीज पहले एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब मैं इस फॉर्फिचर के अल्टरनेटिव एंट्री करने जा रहा हूं। देखिए फॉर्फिचर की जो अल्टरनेटिव एंट्री होगी उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को तो उतनी अमाउंट से डेबिट करना होगा जैसे इसके पहले की एंट्री में किया था। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी उतनी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, और इवन फॉर्फिटेड शेयर्स अकाउंट को भी उतनी अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा जैसा इसके पहले की एंट्री में किया था। अभी इसके पहले की एंट्री में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट किया था? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 से डेबिट किया था। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमने 2,000 से डेबिट किया था। ठीक है। और फॉर्फिटेड शेयर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था 8,000 टू फॉर्फिटेड शेयर्स अकाउंट 8,000। यहां तक तो कोई फर्क नहीं है इसके पहले के एंट्री में, लेकिन अब इसके पहले के एंट्री में हमने क्या किया था? मिस्टर सचिन का जो अनपेड अलॉटमेंट मनी है वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया था, और जितना उनका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अनपेड मनी है वो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट किया था। दो अलग अलग अकाउंट क्रेडिट किए थे, लेकिन यहाँ एंटायर अनपेड मनी चाहे अलॉटमेंट का हो या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, जितना भी अनपेड मनी है वो पूरा एक साथ कॉल सीनियरियस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और वो हो जाएगा देखिए टू कॉल सीनियरियस अकाउंट। अब इनका अलॉटमेंट का 6,000 अनपेड और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 8,000, तो टोटल 14,000 कॉल सीनियरियस अकाउंट में क्रेडिट कर। कैसी एंट्री हो गई है? देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,000, टू फॉर्फिटेड शेयर्स अकाउंट 8,000, टू कॉल सीनियरियस अकाउंट 14,000। चलिए ये फॉर्फिचर की भी एंट्री दोनों दृष्टि से हो गई। कंपनी कॉल सीनियरियस अकाउंट मेंटेन करती है तो ये एंट्री होगी, और नहीं करती है तो इसके पहले जो बताई थी वो एंट्री होगी। अब फॉर्फिचर के पश्चात
वहां कहा गया क्वेश्चन में कि ये मिस्टर सचिन के कितने शेयर फॉरवर्ड किए थे कंपनी ने, इसमें से हाफ आधे शेयर्स कंपनी ने फिर रीइश्यू कर दिए, किसी और को सेल कर दिए। आप सचिन के 1000 सचिन के टोटल 2000 शेयर्स फॉरवर्ड किए थे, उसके हाफ यानी 1000 शेयर्स कंपनी ने फिर से किसी दूसरे व्यक्ति को रीइश्यू कर दिए, किसी और को बेच दिया। और बेचते समय कंपनी ने एक एक शेयर जिसके फेस वैल्यू 10 रुपीज थी वो 18 रुपीज में बेचे, ₹18 पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स फिर से किसी और को रीइश्यू किए थे। मतलब रीइश्यू के समय में कंपनी ने प्रीमियम पे रीइश्यू किए, फेस वैल्यू 10 और इश्यू प्राइस ₹18 पर शेयर, मतलब 8 रुपीज पर शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया। चलिए एक एक शेयर कंपनी ने किसी और व्यक्ति को जब रीइश्यू किया 18 रुपीज में रीइश्यू किया। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि कंपनी जब ऐसे प्रॉफिट शेयर रीइश्यू करती है तो जिस किसी व्यक्ति को ये शेयर फिर से बेच रही है कंपनी, उससे एंटायर अमाउंट लमसम एक साथ ले लेती है, उससे इंस्टॉलमेंट में नहीं लेती। तो यहाँ 18 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स जो कंपनी ने किसी और को जब बेचे तो 1000 शेयर्स का ₹18 के हिसाब से 18,000 रुपीज कंपनी एक साथ ले लेगी उस व्यक्ति से जिस किसी को ये शेयर फिर से इश्यू किया, और वो 18,000 लमसम एक साथ कंपनी के बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतना 18,000 रुपीज कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया शेयर इश्यू करके, तो बैंक अकाउंट को एक साथ हम डेबिट कर देंगे 18,000 से। और अब ये 1000 शेयर फिर से रीइश्यू हो रहे हैं सचिन के, यदि ये शेयर फिर से रीइश्यू हो रहे हैं तो इनका फेस वैल्यू आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए जो 2000 शेयर्स सचिन के जब फॉरवर्ड किए गए थे तो 2000 शेयर्स का फेस वैल्यू 2000 इंटू ₹10 पर शेयर के हिसाब से 20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था। ये देखिए, क्योंकि ये शेयर्स पहले इशू किए गए थे फिर इनको फॉरवर्ड कर दिया तो इनका स्टेटस अनइश्यूड हो गया था, और अनइश्यूड शेयर्स का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं रखा जा सकता, इसलिए ये 20,000 पूरा हमने वहां से रिवर्स किया था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से, और उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को फॉरवर्ड के एंट्री में डेबिट किया था। पर इसमें से यदि 1000 शेयर्स फिर से इशू किए जा रहे हैं तो इनका स्टेटस तो फिर से इशूड शेयर हो जाएगा, और अगर ये शेयर फिर से इशू हो रहे हैं तो इनका फेस वैल्यू फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। अब 1000 शेयर्स का फेस वैल्यू कितना हो रहा है, पर शेयर फेस वैल्यू ₹10, तो 1000 का हो रहा है 1000 शेयर्स इंटू ₹10, 10,000 रुपीज हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होगा, तो उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। अब यहां कंपनी ने रीइश्यू के समय भी अपना एक एक शेयर 8 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया है, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है 1000 शेयर्स का 8 रुपीज पर शेयर के हिसाब से वो हो रहा है 1000 शेयर्स इंटू ₹8, वो प्रीमियम का अमाउंट तो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, वो आप जानते हो कहाँ क्रेडिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, तो उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिख देंगे, उसे मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 8,000, तो रेशियो की एंट्री किस तरह हो गई, बैंक अकाउंट में 18,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 8,000। चलिए रेशियो की एंट्री, अब रेशियो की एंट्री के बाद ऐसे फॉरवर्डेड शेयर रेशियो के बाद आपको पता है कि ऐसे फॉरवर्डेड शेयर रेशियो करने पे कंपनी को जो गेन होता है उस गेन का अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। और आपको मैंने बताया था कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अब जैसे यहां पे कंपनी ने मिस्टर सचिन के तो टोटल 2000 शेयर्स फॉरवर्ड किए थे, और वो 2000 शेयर्स जो फॉरवर्ड किए गए उसका टोटल फॉरवर्डेड अमाउंट था 8,000, जो फॉरवर्ड की एंट्री में हमने इक्विटी फॉरवर्डेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया है। ठीक है, इक्विटी फॉरवर्डेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया है। ये फॉरवर्डेड अमाउंट जो है 8,000 ये 2000 शेयर्स का है मिस्टर सचिन के, लेकिन अब रेशियो करते समय इसमें के केवल आधे शेयर ही रेशियो है 1000, तो फिर ये जो टोटल फॉरवर्डेड अमाउंट है 2000 शेयर्स का ₹8,000, उसमें से यदि 1000 ही शेयर्स, अब यदि जो 2000 शेयर फॉरवर्ड किए थे सचिन के पूरे रेशियो नहीं है, उसमें से 1000 रेशियो है यानी आधे शेयर रेशियो है, तो ये जो आधे शेयर रेशियो हो रहा है
1000 शेयर, इनका प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट देखना पड़ेगा कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कोई सेपरेट कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत इजी है। मिस्टर सचिन पे टोटल 2000 शेयर्स फॉरफिट किए गए थे, जिसका टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 8000 था। ये जो हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया फॉरफिचर की एंट्री, ये 2000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। लेकिन इसमें क्या आधे केवल 1000 शेयर से इशू किए गए। यदि केवल आधे शेयर इशू किए गए तो ये जो इशू किए गए शेयर है उनका प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट भी इस 8000 का आधा हो जाएगा, क्योंकि 8000 2000 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट है। अब रेशियो केवल 1000 शेयर है, तो 1000 जो रेशियो है शेयर नेचुरल है, ये 2000 के आधे है, तो फिर इनका प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट भी है जो 8000 रुपीज था, 2000 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट उसका आधा हो जाएगा, यानी 4000। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये 8000 टोटल 2000 शेयर जो फॉरफिट किए थे उनका फॉरफिटेड अमाउंट, कंपनी ने उसमें से आधे यानी 1000 शेयर से फिर से रेशियो किए, तो जो रेशियो हो रहा है शेयर 1000, उनका प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, ये 8000 का आधा हो जाएगा। ये 2000 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट है, 1000 का इसका आधा हो जाएगा, मतलब 4000। तो जो रेशियो किया जा रहा है 1000 शेयर्स, इनका प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट है 4000। अब आपको पता है कि यदि ये फॉरफिटेड शेयर रेशियो करते समय डिस्काउंट पे रेशियो किए होते हैं, तो डिस्काउंट पे रेशियो करने के कारण जो लॉस होता था वो इस प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट में से रिकवर करने के पश्चात बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। पर यहाँ तो ये 1000 शेयर रेशियो करते समय कंपनी को कोई लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने डिस्काउंट पे नहीं बल्कि रेशियो में प्रीमियम पे किया, तो यहाँ कंपनी को कोई रेशियो के समय लॉस हुआ ही नहीं। तो ये 1000 शेयर जो रेशियो किया जा रहा है, इसका एंटायर प्रॉफिटेड अमाउंट, एंटायर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिटेड अमाउंट जो हम देख चुके 4000 हो रहा है, वो पूरा 4000 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा 4000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को रेशियो के समय कोई लॉस उठाना ही नहीं पड़ा, वो कोई लॉस उसमें से रिकवर करना ही नहीं है, तो एंटायर 4000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री कैसी होती है वो मैं इसके पूर्व के लेक्चर में बता चुका हूं, उसका एक्सप्लेनेशन भी पहले दे चुका हूं, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। उसकी एंट्री हो चुकी है, उसकी एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए एंट्री कैसी हो गई, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 4000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4000, और इसका दर्शन आपको लिखना पड़ता है जो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। वी गेन ऑन द रेशियो ऑफ 1000 फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के भी सारी एंट्रीज हो गई। अब ये क्वेश्चन भी आज यहां समाप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।